Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about a topic of MES 015, that is dimensions of institutional effectiveness. संस्थागत प्रभावशीलता क्या है, इसके आयाम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संस्थागत प्रभावशीलता का अर्थ है कोई संस्था जैसे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है और जो उसका मिशन है, उसको कितनी अच्छी तरह से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको कितनी अच्छी तरह से अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं प्रभावशील संस्थागत प्रभावशीलता। मतलब हर एक संस्था का कुछ न कुछ एक उद्देश्य होता है। जैसे एक बिजनेस का उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का उद्देश्य होता है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे चीजों का और उसे मार्केट में लाए। एक स्कूल या कॉलेज का उद्देश्य होता है कि वो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को तैयार करे ताकि वो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट लाए। तो हर इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ, हर संस्था का कुछ ना कुछ मोटो होता है, उद्देश्य होता है। उसको कितनी अच्छी तरह से हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से काम करने हैं, इसी को कहते हैं संस्थागत प्रभावशीलता। देखते हैं इसमें से कौन कौन से आयाम हैं जो काम के हैं। इसका पहला डायमेंशन है गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए हमें क्या करना है और कितने समय में करना है, कितने अच्छे से करना है ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो सके। अगर उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, उसके पास एग्जाम के लिए प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा या स्टूडेंट को सिखाने के लिए प्रॉपर करिकुलम या सिलेबस नहीं होगा, तो उसका गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपना गोल को डिसाइड करना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, रिसोर्सेस, संसाधन। देखना यह है कि जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं या क्या क्या कमी है उसमें हो रही है। जो रिसोर्सेस होते हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं, टेक्निकल रिसोर्स हो सकते हैं या डिजिटल रिसोर्स हो सकते हैं। इन पांचों रिसोर्स में से अगर एक भी कमी होगी तो आपने गोल को अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन रिसोर्सेस का हमें पता करना होता है और उसका मैनेजमेंट करना जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस, प्रक्रियाएं। हम अपने मोटो को अचीव करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हैं या कौन सी प्रोसेस को अपना रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम सही प्रोसेस को अपना रहे हैं तो हम अपने गोल को सही से अचीव कर पाएंगे, और हमारा प्रोसेस अगर गड़बड़ हो जाता है तो गोल को अचीव करने में दिक्कत हो। पॉइंट नंबर 4, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, हितधारकों की संतुष्टि। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ ना कुछ हितधारी होते हैं। मतलब वे कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं, उसे हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ आशा रखते हैं। ये कौन कौन लोग हो सकते हैं? ये एक स्टूडेंट हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, फैकल्टी हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, एलुमनी हो सकते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकता है, सोसाइटी। ये सब इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ आशा रखते हैं। स्टूडेंट अच्छे पढ़ाई और करियर की आशा रखता है, फैकल्टी अच्छा सैलरी और सम्मान की आशा रखता है, स्टाफ भी अच्छी सैलरी की आशा रखता है, एलुमनी भी सम्मान की आशा रखता है, और कम्युनिटी जो होता है वो सोसाइटी को डेवलप करने की आशा रखता है। अगर इंस्टीट्यूट इन सब चीजों पर खरा उतरता है तो ये माना जाएगा कि स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है, और इसमें से कुछ भी कमी होती है तो स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है, और ऐसा इंस्टीट्यूट लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 5, लेगिटिमेसी एंड रेपुटेशन, वैधता और प्रतिष्ठा। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ एक वैलिडिटी पीरियड होता है और उसकी एक प्रतिष्ठा या मान सम्मान होता है। सोसाइटी में उसका एक ट्रस्ट होता है, एक पहचान होती है। तो देखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसकी वैधता है कि नहीं, लीगली वो वैलिड है कि नहीं, उसका टाइम या जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो कहीं खत्म तो नहीं हो गया। दूसरी ओर उसका अभी तक का फीडबैक कैसा रहा, या पब्लिक में उसका किस तरह का ट्रस्ट है, किस तरह की उसकी छवि बनी हुई है, उसी के आधार पर यह तय होता है। यह भी एक इसका डायमेंशन है। पॉइंट नंबर 6,
प्रॉब्लम एब्सेंस, समस्याओं की अनुपस्थिति। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितना कम प्रॉब्लम होगा, जितने कम इश्यू आएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम उतना तेजी से बढ़ेगा। तो कोशिश ये करनी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम जितना आए उसे उतनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए, या तो कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम आए ही नहीं, उससे पहले समाप्त हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 7, एडेप्शन टू चेंज, परिवर्तन के प्रति अनुकूल। समाज में हमेशा नई चीजें आ रही है, नए तकनीक आ रहे हैं, नए पॉलिसीज आ रहे हैं, सब कुछ नया आ रहा है, और हम पुराने घिसे पिटे सिस्टम को लेकर चलेंगे तो काम चलेगा नहीं। इसलिए हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया चीज आएगा तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्टिविटी को सही कर सकें। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोसीड्योर अडेप्टेड बाय NAAC NAC फॉर द असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में संस्थानों के मूल्यांकन के लिए NAC द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि NAC क्या है। तो NAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। NAC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रेटिंग करता है और ये बतलाता है कि आप किस ग्रेड के हैं। बात करें इग्नो की, तो इग्नो A++ ग्रेड का है। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका ग्रेडिंग करने का जिम्मेवारी NAC का है। उसी के आधार पर तय होता है कि किसी को A ग्रेड मिला, किसी को B ग्रेड मिला। B ग्रेड तक ठीक है, B से नीचे वाले ग्रेड को अच्छा नहीं माना जाता। अब ये ग्रेडिंग तय कैसे होती है, उसी का है ये प्रोसीड्योर, कि किस प्रोसीड्योर के अकॉर्डिंग NAC ये तय करता है कि जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, उसकी ग्रेडिंग क्या है या कॉलेज की ग्रेडिंग क्या है। इसमें पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन, पात्रता और पंजीयन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 2 बैच के ग्रेजुएशन के छात्र को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कम से कम 2 बैच का ग्रेजुएशन का छात्र रजिस्टर्ड होगा, तभी उसका रजिस्ट्रेशन NAC के पोर्टल पर हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। 2 बैच का कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए ग्रेजुएशन 4 साल का है, तो 4 साल के जो बैच होगा वो 1 साल होगा, और फिर अगले साल में फिर नए एडमिशन 4 साल वाले बैच के आने चाहिए, तब जाके उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन NAC में हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, IIQA, गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत जानकारी। अब NAC रजिस्ट्रेशन होने के बाद चेक करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्वालिटी अपनाई जाती है, उसके बुनियादी ढांचे किस तरह से हैं, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज जो है वहाँ प्रॉपर लाइब्रेरी है कि नहीं, प्रॉपर क्लासरूम है कि नहीं, प्रॉपर HR है कि नहीं, सब चीज़ों को चेक किया जाता है और उसका क्वालिटी असेसमेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, SSR, स्व अध्ययन रिपोर्ट। संस्थान एक विस्तृत स्व अध्ययन रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब ये कॉलेज को खुद करना पड़ता है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास प्रॉपर करिकुलम है कि नहीं, हम सही से टीचिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, हम रिसर्च करवा सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं। इन सब चीजों को अपने हिसाब से तय करके लिख कर एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, और उस रिपोर्ट को NAC के पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी सर्वे, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण। NAC छात्रों का एक ऑनलाइन सर्वे करता है, जिससे यह पता चल जाता है कि संस्था का जो कार्य प्रणाली है या संस्था ने जो सेवा प्रदान की है उससे छात्र कितना सेटिस्फाइड है। ये फीडबैक जब भी लिया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होता, छात्रों के द्वारा डायरेक्ट NAC के स्टाफ अपने कनेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन और उनसे फीडबैक ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, DVV, डाटा सत्यापन और प्रमाणीकरण।
जो भी डाटा इंस्टीट्यूट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने नैक को भेजा था, उस डाटे का सत्यापन किया जाता है। उस डाटा का सत्यापन किया जाता है कि वो भेजा गया जो डाटा था वो सही था या नहीं था। उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो एक थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। उसमें ना तो नेक खुद करेगा और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। एक तीसरी ही पार्टी होगी जो एसएसआर रिपोर्ट भेजी गई थी, उस एसएसआर रिपोर्ट को चेक करता है और पता लगाता है कि वो सटीक है, विश्वसनीय है या नहीं है। पॉइंट नंबर 6, पीर टीम विजिट, पीर टीम का दौरा। नेक के एक विशेषज्ञ की टीम आती है जो एसएसआर रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर आकर कॉलेज में वहां के स्टेक होल्डर से बात करते हैं। स्टेक होल्डर पेरेंट हो सकते हैं, बच्चे हो सकते, स्टूडेंट हो सकते हैं, वहां के टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है। उनसे आके बातचीत करते हैं और अपने को सेटिस्फाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 7, असेसमेंट आउटकम, मूल्यांकन परिणाम। ये सब हो जाने के बाद ग्रेडिंग तय हो जाती है किसे किस ग्रेड में रखा जाए। ये जो है एसएसआर के बेस पर और डीवीवी के बेस पर, स्टूडेंट फीडबैक के बेस पर अभी तक जितने काम किए गए थे, फिर रिव्यू के बेस पर सब कुछ का एक बेस मानकर एक सीजीपीए तैयार किया जाता है। सीजीपीए का ग्रेडिंग जो होगा वो A++ से लेकर बी तक सही माना जाता है और बी से नीचे होगा तो उस इंस्टीट्यूट को पास नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 8, एक्रेडिटेशन वैलिडिटी, प्रत्यापन की वैधता। जो नैक की मान्यता होती दी जाती है वो अगले 5 सालों तक मान्य होता है। उसके बाद दोबारा नैक का सारा प्रोसेस करना पड़ता है। एक बार नेक हो जाने के बाद उसकी वैलिडिटी अगले 5 साल तक होती है और फिर 5वें साल में ही अगला वैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे के वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।